तुरंत ऐसे करके। और स्टूडेंट्स, क्लास 9 साइंस चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी, ये फिजिक्स का चैप्टर है। हम इसको आज कंप्लीट करेंगे पूरे एक ही वीडियो में। वीडियो पूरा देखें और ध्यान से देखें, आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको मजा भी आएगा, इंटरेस्टिंग भी लगेगा और सभी चीजें आप सीख जाएंगे। फिर इसके न्यूमेरिकल्स के लिए हम कोई दूसरा वीडियो बनाएंगे। अभी ये जो चैप्टर है वो विदाउट न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले इस चैप्टर का मतलब समझते हैं। चैप्टर का मतलब समझेंगे तो थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। वर्क, तो वर्क एक्चुअल में है क्या? वर्क है क्या? वर्क क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है, किसी ऑब्जेक्ट में, जैसे ये चौक है मान लो, इसमें हमने कुछ फोर्स लगाया, फोर्स लगाया तो फोर्स लगाओगे तो ये ऑब्जेक्ट थोड़ा डिस्प्लेस होगा। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, ये बोर्ड है, मैं इसमें फोर्स लगा रहा हूं, ये बोर्ड वहीं का वहीं है, कहीं नहीं गया, अपनी जगह है। दो कंडीशन हो गई, यानी फोर्स इस चौक पे भी हमने लगाया था और फोर्स हमने इस बोर्ड पे भी लगाया, दोनों कंडीशन में हमने फोर्स लगाया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कब हुआ? जब हमने चौक पे लगाया, यानी कि इतना ऑब्जेक्ट ये भारी नहीं था, ये हमारे फोर्स से डिस्प्लेस हो गया। और यहां पर ये बहुत भारी है क्योंकि वॉल है साथ में, तो जिससे कि फोर्स लगाने के बावजूद भी ये डिस्प्लेस नहीं हुआ। तो दो कंडीशन हुई। तो एक्चुअल में वर्क क्या है? फोर्स अप्लाई करके किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने को फोर्स कहते हैं। यानी डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग सम फोर्स इज कॉल्ड वर्क। डेफिनेशन लिख देते हैं, वर्क की क्या डेफिनेशन हुई? डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग सम फोर्स इज कॉल्ड वर्क। यही साइंटिफिक कॉन्सेप्ट भी है वर्क का, यानी कि डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। इफ देयर इज डिस्प्लेसमेंट देयर इज वर्क। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर वर्क की को हम फॉर्मुलाइज करें तो वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एस, एफ इंटू एस। वर्क इक्वल टू एफ इंटू एस। यूनिट अगर फाइंड करते हैं इस वर्क की, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट हम फाइंड करते हैं तो फोर्स क्या हो गया? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और ये डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? मीटर। तो न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर हो गया इसका यूनिट। अब जूल एक साइंटिस्ट थे, जूल, उन्होंने भी इस पे काम किया था, इसलिए उनके नाम से भी इसका यूनिट का नाम दिया गया है जूल। तो चाहे हम जूल बोल दें चाहे न्यूटन मीटर बोल दें, 1 न्यूटन मीटर 1 जूल, दोनों सेम है, दोनों ही सेम है और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कॉन्सेप्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट, कि ऐसा क्या क्या है, किस किस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि वर्क हुआ है और किस किस कंडीशन में हम ये बोलेंगे कि वर्क नहीं हुआ है। यानी कंडीशन फॉर वर्क, या हम कह सकते हैं कंडीशन फॉर, दूसरा जीरो वर्क भी कह सकते हैं, यानी वर्क नहीं हुआ है। क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो मतलब वर्क है, तो इसका तो कंडीशन ही है डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्क हो गया। लेकिन वर्क कब नहीं माना जाएगा? जीरो वर्क, यानी कि कब होगा? तो इसकी कंडीशन है, फॉर्मूले से ही हम निकालेंगे, W इक्वल टू एफ इंटू एस, ये हमने फॉर्मूला अभी सीखा। अब इसमें देखिए F अगर जीरो हो जाता है, पहली कंडीशन, इफ F इक्वल टू जीरो, F अगर जीरो है तो F अगर जीरो होने के साथ क्या होगा? देखो वो क्या आ जाएगा? W इक्वल टू जीरो इंटू एस, तो यानी ये जीरो हो गया, तो वर्क क्या हो गया? जीरो, यानी जीरो वर्क की एक कंडीशन हो गई, यानी फोर्स ही नहीं लग रहा है तो वर्क होगा ही नहीं। दूसरी कंडीशन है इसके साथ, अगर डिस्प्लेसमेंट ना हो, फोर्स हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट ना हो, डिस्प्लेसमेंट ना हो तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो F इंटू जीरो, तब भी क्या हो गया? ये क्या हो गया भाई? जीरो हो गया, तब भी जीरो हो गया। तो दोनों कंडीशन, यानी कि
अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो भी वर्क जीरो होगा, और डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तब भी वर्क जीरो होगा। ये दोनों कंडीशन हो गई वर्क की, यानी कि फोर्स भी लगना चाहिए और लगना चाहिए आपका डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अब देयर इज टू टाइप्स ऑफ वर्क, टू टाइप्स ऑफ वर्क। वन इज पॉजिटिव वर्क, one is positive work and another is negative work, negative work। तो पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क, ये कौन सा वर्क हुआ? देखिए, अगर डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में ही हो रहा है देन द वर्क इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क। भाई ये कोई ब्लॉक है, ये कोई ब्लॉक है, आप यहां फोर्स लगा रहे हैं, आप यहां फोर्स लगा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इधर ही हो रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन दोनों अगर सेम है तो जो वर्क होगा उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव वर्क। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, मान लो फोर्स लग रहा है इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ हो रहा है, फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ हो रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन से डिफरेंट है, अलग है, तो फिर हम ऐसे वर्क को क्या बोलेंगे? नेगेटिव वर्क। अब ये सोच रहे हो सर ऐसा कैसे हो सकता है, हम अगर फोर्स इधर लगाएंगे तो फिर ये डिस्प्लेसमेंट इधर ही होना चाहिए। नहीं, ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिसमें ऐसा हो सकता है। मोस्ट ऑफ द केस जो हम अपने आसपास देखते हैं वो पॉजिटिव वर्क ही देखते हैं, लेकिन ये कंडीशन भी हो सकती है, जैसे कोई ऐसी ढालू वाली स्लाइडिंग कोई जगह है और वहां से कोई चीज लुढ़क रही है, रोल हो रही है, तो वो नीचे की तरफ आएगी। आप क्या करोगे? उसको रोकने के लिए फोर्स लगाओगे, उसको रोकने के लिए फोर्स लगाओगे, तो क्योंकि उसका मास ज्यादा होने की वजह से अगर वो रुकी नहीं, कुछ तो रुक भी जाती है, अगर कुछ नहीं रुकी, आपको पीछे और धकेलते चली आई, तो फोर्स तो ऊपर लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर हो गया तो फिर किस तरह का वर्क हो जाएगा? वो हो जाएगा नेगेटिव वर्क। तो देयर इज टू टाइप्स ऑफ वर्क, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क। ठीक है, नेक्स्ट ये वर्क हो गया। वर्क में थोड़ा सा अगर हम और हायर लेवल पे जाएंगे, थोड़ा सा हायर लेवल मतलब 9th 8th ना वो लेवल नहीं है, तो क्या बनेगा? वर्क इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा होता है फॉर्मूला एक, एफ डी कॉस थीटा। तो इस कॉस थीटा पे यानी कि थीटा पे वैल्यू डिपेंड करती है कि क्या क्या होगा। थीटा पे, थीटा एंगल है, ये मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया है कि आई थिंक इसकी जरूरत आपको अभी है नहीं, अभी आप आगे जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा। ये कुछ न्यूमेरिकल्स जब मैं लेके आऊंगा इस चैप्टर का, तब मैं इस फॉर्मूले के बारे में आपको बताऊंगा कि क्या क्या सिचुएशन बन सकती है। तो बनेगी सेम सिचुएशन बनेगी जो हमने पढ़ा था कि क्या वर्क होगा, थीटा कैसा होगा, थीटा 90 का होगा या 180 का होगा या 0 होगा, तो उसमें क्या क्या कंडीशन आएंगी। सिर्फ इतना ही है और कुछ ऐसा इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एनर्जी, एनर्जी क्या है? ये इतने जल्दी जल्दी थोड़ी चीजें कराने का मतलब ये है कि अभी हम लोगों का प्री बोर्ड्स हो रहा है, शुरू हो रहा है, इसके बाद फाइनल एग्जाम अभी एक आध महीने में स्टार्ट होने वाले हैं, तो पूरे चैप्टर्स का रिवीजन करना है, इसलिए थोड़ा स्पीड में ये हमें सारा पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारी पूरी बुक हम पढ़ने वाले हैं, इसलिए मेरे साथ बने रहो। मैं पूरी बुक का रिवीजन आपका एक एक करके करा दूंगा, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, कुछ भी हो, सारा का सारा करवाने वाला हूं। तो ये अब अगला टॉपिक है एनर्जी। एनर्जी, एनर्जी is capacity of doing work. It is defined as the, इसको अगर हम डिफाइन करें, it is defined as the capacity of doing work. कैपेसिटी ऑफ, आप लिख लिया करो साथ साथ में, जिसको नोट्स बनाना हो आप कॉपी लेके बैठिए, पढ़ाई करिए जैसे आप क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, उस तरह से बैठेंगे तो ज्यादा सीख पाएंगे और आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा, वीडियो भी ऐसा लगेगा आप पढ़ रहे हैं, आप कोई ट्यूशन क्लास ले रहे हैं या फिर आप अपनी क्लास में, स्कूल में क्लास पढ़ रहे हैं जहां पर कोई नहीं है, सिर्फ आप अकेले ही हैं।
तो ये लिखते चले, साथ में लिखते चले जाया करिए। इट इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि जो वर्क करने की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, उसको हम बोलते हैं एनर्जी। कि कोई व्यक्ति 10 केजी वेट उठा सकता है और कोई व्यक्ति उससे कम का उठा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक का कैपेसिटी ज्यादा है, एक का कम है, तो वर्क करने की जो कैपेसिटी होगी उसको हम बोलते हैं एनर्जी। अब यूनिट की बात करें तो यूनिट, देखिए यूनिट, भाई वर्क ही है, एनर्जी भी वर्क ही एक तरीके का, बस उस वर्क की कैपेसिटी है, तो यूनिट भी सेम हुआ है, तो इसका यूनिट भी हो जाएगा जूल, एनर्जी का यूनिट भी जूल होता है। अब देयर इज एनर्जी में देयर इज टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज ऑल्सो, वन इज काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा है सेकंड इज पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, दो तरह की एनर्जीज होती हैं। इनको पढ़ेंगे हम, थोड़ा सा ये रफ कर लेते हैं जिससे स्पेस खाली हो जाए और हम पढ़ सकें एनर्जी को बारी बारी से। ये मैं लिखा रहने देता हूँ थोड़े समय के लिए आपको, जिससे कि आप इसको लिख सकें, अगर लिख रहे हैं स्किप कर कर करके भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये एनर्जी, देखिए काइनेटिक, इसका मतलब समझो, काइनेटिक मतलब मूवमेंट, मोशन। तो एनर्जी अगर मोशन की वजह से है उस ऑब्जेक्ट में, तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। कैसे डिफाइन करेंगे, एनर्जी possessed by a body, due to its motion is called kinetic energy. Energy possessed by a body due to its motion is called kinetic energy. यानी कि मोशन की वजह से जो एनर्जी है उसको बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला भी है, उस फॉर्मूले को भी हम डिराइव करते हैं, डिराइव कर लेते हैं कि क्या निकलेगा, क्या होता है। तो देखिए हमने इक्वेशंस ऑफ मोशंस में कुछ इक्वेशंस पढ़े थे, उसमें से कुछ इक्वेशंस का हम यूज करते हैं। इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब इसमें से मैं s लूंगा, s इसलिए लूंगा, s होता है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, जो हमारे काम आएगा इस फॉर्मूले को, वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को डिराइव करने में। s अगर मैं ले लेता हूं तो s इधर अगर मैं छोड़ूंगा तो 2a इधर आ जाएगा, तो आपका क्या बचा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ये s हुआ, s का वैल्यू निकला। अब ये काइनेटिक एनर्जी है क्या, ये काइनेटिक एनर्जी वर्क ही है, तो वर्क इक्वल टू एफ इंटू एस, ये हुआ। अब ये क्या होता है, फोर्स, देखिए फोर्स क्या है, फोर्स होता है एम ए, फोर्स हो गया एम ए, और एस क्या हुआ, एस ये जो भी हमने निकाला है, एस हमने जो अभी निकाला है, देखो निकाला है, तो हम उसको रखने की कोशिश करते हैं। एस की वैल्यू रखते हैं, देखो एस क्या था, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ये 2a ये हमने रख दिया। देखिए अब क्या हुआ, ये a और ये a ये तो कैंसिल आउट हो गए, सिर्फ बचा क्या 2। तो देखो अब सॉल्व करते हैं आगे, W इक्वल टू, ये a तो कैंसिल हो ही गया a से, तो m, ये 2 भी नीचे बचा, तो हम इसको 2 ऐसे ले 1/2 पहले लिख लेते हैं m, और यहां क्या बचा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। जनरली हम ये देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर चलना स्टार्ट करता है, मूव करना स्टार्ट करता है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, 0। तो अगर हम इसको u को 0 मान लें, इफ u इक्वल टू 0, u की जगह 0 रख देंगे तो क्या होगा, w इक्वल टू 1/2 m, v माइनस 0 का स्क्वायर, तो 0 स्क्वायर ये खत्म हो जाएगा ये एरिया, तो v स्क्वायर बचा, तो m v स्क्वायर।
अब यही वर्क, ये वर्क क्या है, मोशन की वजह से, डिस्प्लेसमेंट की वजह से, इसलिए वर्क क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। देखो एग्जाम में भी आता है आपके बहुत बार ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा 1/2 mv²। अब हम आगे नेक्स्ट अगला टॉपिक देखिए कौन सा होता है। काइनेटिक एनर्जी के बाद आपका आएगा पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के बाद आपका आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। ये कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। देखिए किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन की वजह से जो एनर्जी हो, पोजीशन मतलब हाइट पे डिपेंड करती है ये, जैसे कोई किसी की पोजीशन यहां से वहां तक उठाया तो उसमें एनर्जी आ गई, तो पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो हम क्या लिखेंगे, एनर्जी, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, एनर्जी possessed by a body due to its position is called, इसको लिख लिया करिए साथ में, इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, यानी कि पोजीशन की वजह से जो भी एनर्जी आती है उसको हम बोलते हैं, पोजीशन की वजह से जो एनर्जी आए उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ये तो डेफिनेशन हो गया इसका। अब इसको हम कैसे डिराइव करेंगे, इसका फॉर्मूला भी होता है डिराइव करने के लिए। तो देखो क्या है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये ग्राउंड है, किसी ऑब्जेक्ट को यहां से आपने लिफ्ट किया, पोजीशन चेंज की, इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज की, अभी ये यहां था, अभी आपने क्या किया, इसको यहां पर रख दिया, इस ब्लॉक है, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये ग्राउंड से जहां से आपने लिफ्ट किया इसको h हाइट पे है, हमने मान लिया h हाइट पे है, ठीक है। तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, क्योंकि वर्क एनर्जी, ये जो है पोटेंशियल एनर्जी, ये भी वर्क ही है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, एनर्जी को कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बोलते हैं, तो एनर्जी ही है, तो फोर्स भी हमें पता करना पड़ेगा और डिस्प्लेसमेंट भी पता करना पड़ेगा अगर एनर्जी निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट तो हमने देख लिया कि यहां से यहां तक अगर हम लेके गए तो h हाइट पे, h हाइट है, h हाइट पे लेके गए, अब कितना फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, फोर्स हमें लगाना पड़ेगा जितना इस ऑब्जेक्ट का वेट है, इस ऑब्जेक्ट का जितना वेट है कम से कम उतना फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो होता है mg, ये w का मतलब वर्क नहीं है यहां पर, w का मतलब वेट है, तो वेट कितना हो गया mg। अब देखो इन सब चीजों को यूज करके हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकालते हैं। तो वर्क क्या होता है, F इंटू एस, इस केस में F कितना हुआ हमने देखा mg, और s यानी डिस्प्लेसमेंट, तो यहां से यहां तक गए थे तो कितना हाइट था h, तो ये निकला, ये कितना वर्क हुआ mgh। अब यही वर्क जो कि पोजीशन की वजह से है, इस वर्क को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव हो गया। और ये कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में है क्या, कहां से आती है और क्या है। देखो इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसको रफ कर देते हैं, अगले टॉपिक के लिए स्पेस बनाते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। देखिए रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं, पावर। तो पावर की डेफिनेशन सिंपल सा, इसको डिनोट भी पी से करते हैं। डेफिनेशन क्या हुआ, रेट ऑफ
डूइंग वर्क इज कॉल्ड इट्स पावर, इट्स पावर, यानी कि वर्क को करने का जो रेट है उसको बोलते हैं पावर। तो इसको लेके अगर हम फॉर्मुलाइज करें तो पावर पी से डिनोट करते हैं वर्क और रेट। रेट का मतलब जब भी रेट हम किसी का निकालना होता है तो हम टाइम से डिवाइड करते हैं। जैसे एक्सेलरेशन में हमने क्या सीखा था, एक्सेलरेशन क्या था, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी यानी a इक्वल टू वी माइनस यू चेंज इन वेलोसिटी और इसका रेट ये। तो रेट किसी का भी निकालना हो, किसी भी चीज का निकालना हो, किसी भी क्वांटिटी का निकालना हो, रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम। तो पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। अब ये तो पावर हो गया। इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है इसका वाट, इसको W बोलते हैं। इतना वाट पावर है, क्या है, इलेक्ट्रिक में भी यूज होता है। तो 1 किलोवाट में, 1 किलोवाट में हम अपने घरों में क्या है, घरों में जो बल्ब वगैरह लगे होते हैं उसमें एक रेटिंग होता है, इसमें लिखा रहता है वाट, 100 वाट, 5 वाट, 6 वाट, 220 वाट, ये अलग अलग अप्लायंसेस की अलग अलग रेटिंग होती है। तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। या इसको जूल पर सेकेंड भी बोल सकते हैं हम, इसको क्या बोल सकते हैं, जूल पर सेकेंड भी बोल सकते हैं, जूल पर सेकेंड। ठीक है, इतने वॉट, ये हो गया इसका पावर का। अब एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है आपकी बुक का, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। हर टॉपिक इसमें आपके एनसीईआरटी बुक का कवर हो चुका है। कुछ चीजें जैसे न्यूमेरिकल्स के कुछ बचे हुए हैं, तो न्यूमेरिकल्स के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स होंगे और उनको कैसे करेंगे आसानी से सीख जाएंगे आप, कोई भी न्यूमेरिकल फिर कर सकते हैं। तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। देखो क्या है कॉमर्शियल यूनिट, मतलब थोड़ा सा लार्ज क्वांटिटी में। जैसे हमारे घरों में मीटर लगा होता है, इलेक्ट्रिसिटी आने से बोर्ड मीटर लगाता है जिससे वो ये कंजप्शन देख पाए कि आपने कितनी एनर्जी कंज्यूम की है। तो उसमें ये बोला जाता है कि आपका जो रीडिंग आया है वो 500 यूनिट है। तो वो यूनिट क्या हुआ, वो कॉमर्शियल यूनिट है। और उसका मतलब क्या होता है, किलोवाट आवर, यानी 1 यूनिट का मतलब होता है, जो जिसके बारे में बात करते हैं कि 10 यूनिट आ गया, 20 यूनिट आ गया, 100 यूनिट आ गया, इसका मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। तो ये किलोवाट आवर, किलोवाट आवर आपकी कॉमर्शियल यूनिट है, यानी 1 यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर एनर्जी आपने कंज्यूम कर ली है। तो ये कॉमर्शियल यूनिट हो गया। इसमें कुछ यूनिट्स लिखते हैं, होता कितना है, अगर जूल में इसको हम कन्वर्ट करें तो 1 किलोवाट, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। इतनी एनर्जी होती है 1 किलोवाट आवर का मतलब 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। और एनर्जी अगर हमें कंजप्शन का कोई फॉर्मूला आपको चाहिए तो वो होता है E इक्वल टू पी इंटू टी, E इक्वल टू पी इंटू टी। पी मतलब पावर और टी का मतलब टाइम। अब ये सारा जितने फॉर्मूले आपने सीखे उनको मैं एक बार यहां पर लिख देता हूं, क्या क्या हमने सीखा। क्या क्या सीखा हमने, वर्क जब सीखा था तो वर्क इक्वल टू एफ इंटू एस, तो ये एक तो फॉर्मूला हो गया। तो एस का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, एस कहां कहां से हम निकाल सकते हैं, देखिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, इसमें एक एस होता है, यहां से निकाला जा सकता है। एक होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहां से निकाला जा सकता है, तो एस यहां से निकाला। अब फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल टू एम ए होता है, ठीक है, ये फोर्स हो। ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर बात हो गई तो ए एम जी हो जाएगा, ये नॉर्मल फोर्स है तो एफ इक्वल टू एम ए हो गया। अब ये फोर्स हो गया, इसके बाद
एनर्जी का आपने ये निकाल लिया। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी भी उसका सीखा, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv², एक ये काइनेटिक एनर्जी का हो गया। इसके बाद और क्या सीखा आपने, पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, mgh, ये और एनर्जी, इतने सारे फॉर्मूले आपने सीखे हैं और इतने ही यूज होने हैं इसमें, वह वाइजली यूज होने हैं। तो वो इन फॉर्मूलों का कैसे यूज होना है, तो जब मैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में एक वीडियो बनाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे इन फॉर्मूलों को यूज किया जाता है। देखो बच्चों, बने रहो, लास्ट तक बने रहा करो वीडियो में, पूरा वीडियो देखा करो जिससे पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। थोड़ा जल्दी जल्दी हो सकता है, कुछ रह भी गया हो तो इसमें इशू वाली बात नहीं, आप मुझे बता दिया करो कि ये रह गया, ये पूछना है, तो मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बने रहें, पूरे बुक का रिवीजन होगा और अच्छे मार्क्स आएंगे, पक्का डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।